हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, 7th क्लास की हिस्ट्री और हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो इसके हम कई सारे जो टॉपिक हैं वो कवर कर चुके हैं। जो कोई भी ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है वो पहले इससे पहले वाले वीडियो देखें, उसके बाद ये वाला देखें, क्योंकि हर एक टॉपिक जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, जिससे कि आपको जो पहले वाले वीडियो देख लोगे वो आपको पहले वाले जो टॉपिक कवर हो जाएंगे और फिर उसके बाद आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो हमने नए सामाजिक और राजनीतिक समूह पढ़ा, और इसी के अंतर्गत हमने जो हमारी कास्ट वाला टॉपिक कवर किया था कि जातियों के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से हमारी जातियाँ मर्ज हुई थी, कि मतलब कैसे निकल के आई थी, मर्ज हुई थी। तो ये लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके थे। अब जो हमारा टॉपिक है, न्यू जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा क्षेत्र और समाज। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारा जो 700 से लेकर के 1750 तक का हम हिस्ट्री इतिहास देख रहे हैं, ठीक है। उस टाइम का हम पीरियड देख रहे हैं, टाइम पीरियड इस बुक में। तो इस बुक में भी हमने जो पहला चैप्टर था उसमें हमने देखा कि जो हजारों वर्षों के दौरान जो परिवर्तन हुए, जो बदलाव आए थे, उनकी हम देख रहे थे। तो किस तरह से हमने देखा कि पहले जो विदेशी टर्म है वो किसके लिए यूज़ होता था, आज के टाइम में किसके लिए यूज़ हो रहा है। तो हमने बहुत सारे मतलब कई जो नाम हैं उनमें बदलाव देखे कि कौन सी चीज़ें, जैसे हिंदुस्तान किस सब के लिए यूज़, मतलब कितने एरिया के लिए यूज़ होता था, आज के टाइम में हिंदुस्तान शब्द है वो किस लिए यूज़ होता है। और भी हमने बहुत कुछ सारा कुछ देखा था इसमें कि किस तरह से जो चीज़ें हैं वो बदलने लगी थी इन हजारों वर्षों के दौरान। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारी कास्ट है उसके बारे में भी हमने देखा कि शुरुआत में जो कास्ट का बेस होता था वो क्या था, वर्क होता था। हमारा वर्क के आधार पर कास्ट बन जाती थी। जैसे मैं चाहे वर्क कहीं पर लूँ, लेकिन जो वर्क कर रही हूँ उसके हिसाब से मेरी कास्ट को माना जाता था काउंट। लेकिन धीरे धीरे ये किस तरह से होने लग गया, बर्थ के हिसाब से हमारी कास्टिज्म होना शुरू हो गया था। अब जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो क्षेत्र और आपका जो साम्राज्य है उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे क्षेत्रों से जो बड़े बड़े साम्राज्य बने थे। तो हम इस पूरी वाली बुक में यही पढ़ने वाले हैं कि किसका साम्राज्य रहा था, किस तरह से रहा था, ये सारा कुछ हम इस बुक में कवर करेंगे। तो हालांकि ये जो टॉपिक है आपको थोड़ा सा मतलब डिफरेंट लगेगा, ठीक सा नहीं लगेगा, ऐसा पता नहीं क्या खिचड़ी सी पकड़ी है इस टाइप का कुछ लगेगा। लेकिन हाँ, इसमें आपको एक कह सकते हैं कि ये नॉलेज दी जा रही है कि आप जो क्षेत्र उससे स्टार्ट करोगे फिर वो किस तरह से ब्रॉड साम्राज्य बन जाएंगे। फिर हम उन साम्राज्यों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हर चैप्टर में, स्टेप बाय स्टेप। मतलब हमने मुगलों के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इस टाइम पीरियड में हम मिडाइवल हिस्ट्री की बात करते हैं और मिडाइवल हिस्ट्री हमारी मुगलों से रिलेटेड थी। तो वो भी पढ़ेंगे, उनके जो आपके जितने भी राजा महाराजा हुए इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो काफ़ी कुछ डिटेल है हम जो इस टॉपिक में कवर करेंगे। क्षेत्र और साम्राज्य। हम चोलों के बारे में सेकंड चैप्टर में अध्याय सेकंड में पढ़ेंगे। तो मैंने बताया था कि आप जैसे शुरुआत में हर स्टेप बाय स्टेप मतलब क्या है मुगल साम्राज्य के बारे में और बाकी के उनके बारे में, साम्राज्यों के भी बारे में इसमें पढ़ेंगे इस बुक में ज़्यादातर हम। तो हम चोल सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, उसके बाद तुगलक पढ़ेंगे अध्याय 3 में, और या फिर उसके बाद अध्याय 4 में जैसे हमारा मुगल पढ़ेंगे। जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे, मतलब इन सब के बारे में मतलब धीरे धीरे पढ़ेंगे कि किस तरह से हमने, देखो शुरुआत में जो हमने ये कुछ चीज़ें तो हमने 6th क्लास में कवर कर ली थी, ठीक है, जैसे हमने चोल वगैरह ये सारी चीज़ें। तो अब हम क्या है और डिटेल में जाएंगे, तो हम इन सारे स्टेप मतलब जैसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। मतलब अध्याय 2 में आपका जो है चोल के रिलेटेड है, फिर उसके बाद तुगलक है अध्याय 3 में, फिर उसके बाद हम मुगलों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप जैसे ही हमारे साम्राज्य आते चले गए उसी हिसाब से हम स्टेप बाय स्टेप इन बुक में इनको कवर करते जाएंगे। जैसे जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत, जैसे ये बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबल की प्रशंसा में एक प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। देखो पहले क्या होता था, राजा महाराजा अपनी प्रशंसा के लिए क्या है प्रशस्तियां वगैरह लिखवाते थे। प्रशस्तियां मतलब एक पत्थर पे या किसी धातु पे मतलब उकेर दिया जाता था और उस राजा के बारे में लिख दिया जाता था कि वो राजा कैसा होता था, मतलब
उसने कितने मतलब कितने एरिया में उनका साम्राज्य हुआ करता था, कहाँ कितना कवर करता था, उसके नियम कानून जो भी ये सारी चीज़ें। और खास करके प्रशस्ति का मतलब होता था कि उसकी जो प्रशंसा में जो लिखा जाए, ठीक है। तो उसकी प्रशंसा में जो लिखी गई थी प्रशस्तियाँ वगैरह, तो उनमें से एक हम यहाँ देखते हैं। गयासुद्दीन बलबन ने एक प्रशस्ति लिखवाई थी, संस्कृत प्रशस्ति थी। तो उसने क्या है अपने साम्राज्य के बारे में बताया था कि उसका साम्राज्य कहाँ है, आपका अफगान से बंगाल तक बताया, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाया। जबकि हालांकि ऐसा नहीं था। तो उसने ऐसा क्यों करवाया, उसका रीज़न था कि देखो पहले के राजा महाराजा लगता था कि हम जितना बड़ा दिखाएंगे मतलब उतनी ज़्यादा तारीफ होगी, और मतलब इस तरह से वो गुदवा देते थे, लिखवा देते थे अपने बारे में। उन्हें ये थोड़ी ना पता था कि इतने सालों के बाद जो हिस्टोरियंस इस सारी चीज़ को निकाल लेंगे, उनके झूठ को पकड़ लेंगे कि भाई था इतना, सर बता इतना दिया। तो इस तरह से वो तो सिर्फ अपनी तारीफ करवाना चाहते थे, इसलिए उन्हें ये सारी चीज़ें करवाई थी। लेकिन उन्हें तो ये सारी चीज़ें नहीं पता थी कि इतने हजारों सालों बाद जो है कोई हिस्टोरियंस होंगे और वो हमारी इन चीज़ों को पता कर लेंगे। तो पहले जो प्रशस्तियाँ हैं राजा महाराजाओं के, इनके बारे में जो भी मतलब ये लोग होते थे, शासक होते थे, उनकी प्रशंसा के उसमें लिखी जाती थी प्रशस्तियाँ। तो उनके कोई दरबारी कवि वगैरह ये लोग इन्हें लिखने का काम करते थे। तो ऐसे ही दिल्ली के जो सुल्तान हैं गयासुद्दीन बलबन ने, जिसका उसके जो साम्राज्य माना जाता है 1266 से और 1287 मतलब ये टाइम पीरियड है, की प्रशंसा में एक संस्कृति प्रशस्ति, जो प्रशस्ति के उदाहरण के लिए हम अध्याय 2 देखेंगे, चैप्टर जो अगला 2 है उसमें देखेंगे कि प्रशस्तियाँ कैसे होती थी। मैं उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया। उसमें उस प्रशस्ति में उसने लिखा है कि वो एक मतलब लिखवाया कि वो एक बहुत बड़े साम्राज्य का क्या है, शासक है, जो पूर्व में मतलब पहले में जो है बंगाल में गौड़ से लेकर के और पश्चिम में मतलब पूरब की तरफ, जैसे हमारा ये जो भी है इंडिया का, मतलब पहले तो ये कवर होता था सारा इधर वाला और इधर वाला। तो ये कह रहे हैं कि पूरब में तो वो कहाँ से स्टार्ट है, बंगाल से लेकर के, बंगाल के गौड़ से लेकर के पश्चिम में अफगान के गजनी, जहाँ गज्जन का तक फैला हुआ था। मतलब वो बताता है कि उसका जो साम्राज्य वो कितना था, मतलब बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, इतना बड़ा उसका साम्राज्य था। मतलब वो उसने इस तरह से प्रशस्ति में लिखवाया कि वो इतने बड़े साम्राज्य का क्या था, शासक था, जबकि ऐसा तो कुछ था ही नहीं। और उसमें संपूर्ण दक्षिण भारत, और उसने फिर उसमें दक्षिण भारत को भी इंक्लूड कर लिया, द्रविड़ी भी आ गया, और गौड़, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लिए भी उसने अपनी जो सेना है, अपनी आर्मी जो है वो भी मतलब उन्होंने वहाँ पर क्या है भेजी हुई, या वो उन्होंने ये बताते हैं कि वहाँ पर उन्होंने उनका एक तरह से पलायन किया, उसकी सेना ने पलायन कर आगे जाते गए थे। मतलब वो कहता है कि मेरा साम्राज्य इतना, मतलब साम्राज्य विस्तार इतना फैला हुआ था। ये कौन बात कर रहा है, ये जो आपके जो कह रहे हैं वो है आपके बलबन हैं, उन्होंने ऐसा प्रशस्ति में लिखवाया था, जबकि ये सारा क्या था, झूठ था। देखो कुछ चीज़ें तो सच्चाई थी, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को बड़ा चढ़ा कर लिखा था, जिससे कि वो क्या हो, उनको मतलब बताया जाए कि भाई उसका साम्राज्य इतना विस्तार था, मतलब इतना बड़ा राजा था, इस तरह से मतलब लोग पढ़ें उसके बारे में, जाने इस तरह से। तो ये जो मानचित्र है वो मिस्र के सिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित एक मसालिक जो अल अफसर मीम मामलिक, जो ये कुछ आपके नाम हैं, अल अमसर के अनुसार जो है मोहम्मद तुगलक के काल में जो दिल्ली में सल्तनत के अंतर्गत जो प्रांत आते थे, कि जब मोहम्मद तुगलक जो दिल्ली का शासक होता था उस टाइम दिल्ली के काल में कौन कौन से जो स्टेट हैं वो आते थे, वो हैं। देखो ये बेटा मैप जैसे आपका दे रखा है, तो आज के टाइम अगर आप देखोगे कंपैरिजन करोगे तो कुछ और ही स्टेट पाओगे। तो पहले क्या है, रियासतें होती थी। तो यहाँ आपको इंडेक्स बना रखे, एक तरह से आप इसको देख लीजिएगा कि कौन कौन सा जो है स्टेट है आपका, जैसे सॉरी आपकी जो रियासतें हैं वो कहाँ कहाँ दे रखी हैं, वो सारा कुछ हम इसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। जब हम मैप वर्क देखेंगे तो उसमें देख लेंगे कि कौन सा एरिया कहाँ किस स्टेट में कवर हो रहा है। हालांकि इसमें पूछ लिया जाता है, मैप में कई सारी जगह पूछी जाती हैं, और ज़्यादातर वो इन सारी जगहों को, जैसे आपका अवध को बहुत पूछता है, आपका दिल्ली को पूछ लिया जाता है, बदायूं, कन्नौज, इनको वो बहुत पूछ लेता है। मतलब ये उसके फेवरेट कहते हैं ना, फेवरेट जैसी जगह होती है मैप में पूछने लायक। तो इनको वो कई बार पूछ चुका होता है या पूछता है। तो हम इसको जब मैप वर्क करेंगे तब कवर कर लेंगे, क्योंकि अभी ये मैप इसमें कवर हो नहीं पाएगा, मतलब उस तरह से हम देखेंगे तो डिटेल में हम देख लेंगे। तो उसकी सेना आगे पलायन कर जाते थे,
इतिहासकार हैं वो विजय अभियान के इस दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं, कि मतलब ये इसको पूरी तरह से सच नहीं मानते, अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। इतिहासकार जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने पता लगाया है। साथ ही वे यह समझने की कोशिश मतलब ये समझने में भी कोशिश की थी, लगे रहते थे कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकारों का उल्लेख क्यों करते थे, कि मतलब वो ऐसा क्यों लिखवाते थे कि उनका मतलब इतना साम्राज्य विस्तार था। तो उन्होंने यह भी समझने की कोशिश करी थी। यहाँ भाषा और क्षेत्र का एक वो दे रखा है, इंफॉर्मेशन दे रखी है, एक तरह से स्रोत दे रखा है, इसको हम पढ़ लेते हैं। मैंने कहा था कि एनसीईआरटी के जो बॉक्स में जो इंफॉर्मेशन होती है बड़ी काम की होती है, तो इसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये सन 1318 में कवि अमीर खुसरो के द्वारा गौर किया गया था कि ऐसा क्यों करते थे। तो इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है, कि हर क्षेत्र के जो एरिया वाइज अलग अलग लैंग्वेज होती है, जो आपकी लोकल लैंग्वेज जिसे हम प्राकृतिक लैंग्वेज कहते हैं वो अलग होती है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री जिसे हम दक्षिण कर्नाटक में बोलते हैं, तेलंगानी जो आंध्र प्रदेश में होती है, गुजरी जो गुजरात में होती है, माऊबरी जो तमिलनाडु में है, गौड़ जो बंगाल में है, अवधी जो पूर्व उत्तर प्रदेश में है, और हिंदी जो दिल्ली के आसपास वाला जो एरिया है उसमें है। अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो कि विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है, यह एक प्राचीन भाषा है। उन्होंने कहा ये सारी लैंग्वेज तो है ही है, लेकिन इनके अलावा एक विशेष क्षेत्र की भाषा भी है, वो कौन सी है? आपकी संस्कृत है। जिसे केवल ब्राह्मण जानते थे, मतलब ये किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं थी। और इस लैंग्वेज को जो है ज्यादातर कौन लोग, जो ब्राह्मण लोग होते थे वो ही जानते थे, आम जनता को इतनी नॉलेज नहीं थी इस भाषा की, लैंग्वेज की। अमीर खुसरो द्वारा उल्लेखित भाषाओं की एक सूची बनाई और इस सूची के उन भाषाओं के नाम बताइए जो उनके द्वारा उल्लेखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है, कि मतलब आप ये काम कर सकते हो कि इनके अमीर खुसरो के द्वारा जो जो भाषाएं बोली गई हैं उनकी एक लिस्ट बना लो और आप देख लो कि आज किन किन क्षेत्रों में मतलब ये लैंग्वेज बोली जाती है, नहीं बोली जाती है, एक्टिविटी है। सन 700 ईस्वी तक कई क्षेत्रों में अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे, कि 700 ईस्वी तक क्या है, कई क्षेत्रों ने अपने भौगोलिक जो स्थिति है या आयाम है वो तय कर लिए थे, और उनकी अपनी जो भाषा और संस्कृति विशेषता स्पष्ट हो गई थी कि वो जो उनकी क्या लैंग्वेज है, क्योंकि क्षेत्रों ने अब क्या है अपना एक पर्टिकुलर लैंग्वेज जो भौगोलिक एरिया भी बना लिया था और उनके आयाम तय हो चुके थे, उनकी अपनी एक लैंग्वेज हो गई थी, भाषा हो गई थी, एक कल्चर हो गई थी, और एक विशेषताएं ये स्पष्ट होने लगी थी, निकल के आने लगी थी। तो अध्याय 7 में आपको इनके बारे में और अधिक जो है नॉलेज मिलेगी या जानकारी मिलेगी। हम 7 में पढ़ेंगे इसके बारे में और डिटेल में। ये क्षेत्र जो है विशेष शासक राजवंशों से जुड़े हुए थे, मतलब ये जो एरिया है जिनकी एक पर्टिकुलर भौगोलिक जो इन क्षेत्र, जिस तरह से देखो किसी कंट्री का एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उसकी मतलब एक लैंग्वेज होती है, उसकी एक अपनी कल्चर होती है, उसी तरह इन क्षेत्रों की भी एक अपनी भौगोलिक एरिया होता था, भाषा होती थी, उनकी संस्कृति होती थी। तो उन सबको मतलब ये सारे जो क्षेत्र होते थे, ये किसी विशेष जो राजा है राजवंश उसके अंतर्गत उससे जुड़े हुए होते थे या इन पर वो राज्य कर रहे होते थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी जो टकरावें चलती रहती थी, मतलब बीच में जो टकरावें हैं वो भी मनमुटाव वो भी चलता रहता था, मतलब झगड़े एक तरह से। कभी कभी क्या होता था, चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर देते थे। कई बार क्या करते थे, ये जो आपके चोल हो गए, खिलजी हो गए, तुगलक हो गए, मुगल हो गए, ये राजवंश जैसे अनेक जो क्षेत्रों में जो एरिया जो फैला हुआ होता था या लोगों का जो अलग अलग होते थे, उन क्षेत्रों में एक विशाल साम्राज्य, एक बहुत बड़ा साम्राज्य इन क्षेत्रों को मिला करके साम्राज्य भी बना लेते थे। और ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं होते थे, कि मतलब ऐसा नहीं होता था जैसे ये मिला के एरियाओं को जो साम्राज्य बना रहे वो स्थिर मतलब स्थायी नहीं होता था, मतलब वो टूट भी मतलब वो वापस से फिर वैसे भी हो सकता था, एक परमानेंट नहीं था। मतलब कि ये नहीं है कि इस एरिया में ये लोग आ गए तो फिर इसके बाद ये एरिया को नहीं छोड़ सकते, मतलब जैसे उनको लगता था बाद में भी मतलब ये सारे एरियाज अपनी फ्रीडम दिखाने लग जाते थे। 18वीं सदी में मुगल वंश का पतन के ढलान पर था। 18th सेंचुरी में मुगल वंश मतलब
हमने पढ़ा था कि जो 8th क्लास की हिस्ट्री में हम आगे बढ़ेंगे कि जो 18th सेंचुरी में क्या है, मुगल साम्राज्य पतन की तरफ चला जाता है, क्योंकि कोई एक ऐसा शासक नहीं होता पावरफुल जो इसको बचा के रखे, तो ये पतन की तरफ जाएगा। तो ये क्या करेंगे, ये रियासत जो छोटे छोटे रीजन्स हैं, क्षेत्र हैं, वो अपनी पावर दिखाने लगेंगे, अलग से निकल के आएंगे। तो अब वो उन्होंने किसी मतलब राजवंश के अंदर भी मतलब ये अंडर भी ये सारी चीजें करी थी, मतलब रहे थे और पावर मतलब उस तरह से, और अब ये फिर से निकल के आएंगे, क्योंकि एक बार देखो जब वो फ्री होके अपना एक स्टेट होता है, उससे पहले भी जब वो किसी राजवंश के अंतर्गत थे, उससे पहले भी वो फ्री थे, आजाद थे, तो उसके बाद उनको उसमें डिफरेंस भी अच्छे से पता होता है। क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, मतलब ये फिर से अपनी पावर दिखाने लगे थे, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का शासन चल रहा था, उसे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी, कि मतलब जो जिस तरह से जो सर्व क्षेत्रीय जो साम्राज्य सब जगह जो क्षेत्र था, उस तरह का साम्राज्य जो चल रहा था, उससे क्या है, क्षेत्रों की जो नेचर है, प्रकृति है, वो बदल गई थी, और उन पर कई छोटे छोटे बड़े राज्यों का क्या है, शासन चलता रहता था। और इन राज्यों की जो बहुत सी बातें उस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले उन क्षेत्रों के विरासत में मिली हुई थी, कि मतलब जैसे इन क्षेत्र राज्यों की जो बहुत सी जो बातें होती थी, वो जो उस महाद्वीप में जिसमें ये है, उसके अधिकतर भाग पर वो फैले इन क्षेत्रों के विरासत में इनको क्या है, एक तरह से धरोहर के रूप में इनको मिली थी। इस तथ्य का हमें इन परंपराओं से लगता है जो इस क्षेत्र में उभरी हुई है। अब इन चीजों का हम पता कैसे लगाते हैं, देखो हम उस टाइम तो थे नहीं, तो हमें तो वैसे तो पता नहीं है, तो इन सारी चीजों का हम जैसे पता लगाते हैं, तो वो इन बातों से होता है कि जो उस टाइम उन पे जो परंपराएं वो फॉलो करते थे, उससे हमें पता लगता है। जो इन क्षेत्रों में उभरी थी, इन परंपराओं में कुछ था एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक दूसरे के समान थी, मतलब कुछ तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, डिफरेंट थी, और कुछ एक दूसरे के क्या थी, समान थी। ऐसी परंपराएं एवं प्रशासन, अर्थशास्त्रों, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के हजारों वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर क्या है, अलग अलग नहीं पनपी थी, हालांकि उनके क्षेत्र की अपनी विशेषता क्या है, बनी हुई थी। कि मतलब ऐसा नहीं था कि ये जो आपकी जो 700 से लेकर 1750 के बीच जो इन क्षेत्रों की जो नेचर है वो कटकर अलग नहीं हुई थी, बल्कि क्या था कि यहाँ इनके जो चरित्र की अपनी विशेषताएं थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी इन पर क्या है, पड़ रहा था, कि जो सर्व क्षेत्रों में जो ये सारी ताकतें थी, उनका इफेक्ट भी इन पर पड़ रहा था। तो ये था हमारा जो है रीजन के बारे में, क्षेत्रों और साम्राज्य के बारे में। आगे जो हम अब पढ़ेंगे वो होगा हमारे पुराने और नए धर्म की। पहले हमारे जो पुराने धर्म थे वो कैसे था, नए धर्म कैसे इन्वर्ज होने लगे थे, कैसे आने लगे थे, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये उनमें बदलाव कैसे आए, चेंजेस कैसे आए, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।